ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडेय। नमस्कार। मनुष्य जब अपनी लालसाओं की सीमा को तोड़ देता है तो प्रकृति अपना चक्र आरंभ कर देती है। कभी आपदा के रूप में सामने आती है तो कभी किसी और विनाश के रूप में, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वो बहुत घातक और मारक होती है। आज भी शायद वही समय है जिसमें हम इस विनाश से गुजर रहे हैं, लेकिन महामारी के इस दौर में भी हम अक्सर अग्रिम पंक्ति के योद्धा बनकर आगे खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी की, जो हमेशा एक अग्रिम पंक्ति का योद्धा बनकर पिछले 1 साल से भी ज्यादा कोरोना से लड़ने में आपका साथ दे रहा है। साथ कैसे दे रहा है? आपके सवालों को समाधान करके, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करके, कोरोना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके मन में, उनके जवाब ढूंढकर हम लाते हैं। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जो कोरोना से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान करने में, उसको ढूंढकर उसे हल करने की कोशिश करती है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर संजय, एक तरफ जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर की जो सुगबुगाहट है वो भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में डरा देने वाली कुछ और समस्याएं भी सामने आ रही हैं और देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में एक और रहस्यमय संक्रमण देखा जा रहा है, जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया जा रहा है। अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम इसी से करेंगे और जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस की ये जो बीमारी है, ये जो संक्रमण है, ये कोरोना के दौरान हो रहा है या कोरोना के बाद हो रहा है? डॉक्टर संजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अभी अब अगर अखबारों में पढ़ें या न्यूज चैनल्स पे देखें, टीवी पर देखें, तो ब्लैक फंगस की काफी चर्चा हो रही है। और यह मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो कि आपके इन्वायरमेंट में रहता है, लेकिन जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो वह ब्रेन के साइनसेस को और कई बार जो ब्रेन में पास होने वाली रक्त धमनियां जैसे कैरोटिड आर्टरी है, उनको इन्वॉल्व करता है और उसकी वजह से आंखों में सूजन, आंखों में कालापन और देखने की रोशनी जाने की संभावना हो सकती है। इसका ये एक कारण यह है कि म्यूकर माइकोसिस के या ब्लैक फंगस कह ले, केसेस ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस के समय पेशेंट को मॉइस्ट ऑक्सीजन देते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, पेशेंट को कई तरह की दवाइयां दी जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो दवा है वो डेक्सामेथासोन और स्टेरॉइड की जो दवाइयां हैं, उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। और यह दवा फायदेमंद तो है, लेकिन इससे हमारी इम्यूनिटी में गिरावट आती है। और यह फंगस कोरोना के पहले जो हम देखते थे वो डायबिटिक पेशेंट में काफी देखते थे कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि ये पेशेंट ब्लैक फंगस लेके आते हैं और उस समय डायबिटीज की पहचान होती है कि ब्लड शुगर 300, 400, 500 ऐसे पेशेंट आते थे, तो ये केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन बहुत रेयर था और डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोरोना के समय में स्टेरॉइड का यूज काफी ज्यादा हुआ है और कई बार तो पेशेंट को जरूरत नहीं है, जस्ट आउट ऑफ पैनिक स्टेरॉइड दिए गए हैं, और जहां पेशेंट को कम डोज स्टेरॉइड की जरूरत है, ज्यादा डोजेज दी गई हैं, ओरल की जरूरत है, इंजेक्टेबल डोजेज दी गई है, इवन माइल्ड केसेज में भी स्टेरॉइड दिए गए हैं। कई बार तो लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन लेके और ओवर द काउंटर मेडिकेशन करके बिना डॉक्टर के सलाह के भी स्टेरॉइड दिए हैं। तो उस समय हम ये भूल जाते हैं कि आज तो हम कोरोना के लिए स्टेरॉइड दे रहे हैं, लेकिन कल जाकर उसके जो साइड इफेक्ट होंगे, और ये जो साइड इफेक्ट है एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है कोरोना के समय। सेल्फ मेडिकेशन आप करेंगे, ओवर मेडिकेशन करेंगे, तो आज हो सकता है कि आपको एक क्षणिक एक एहसास हो कि हाँ हमने मरीज को सारी दवाइयां दे दी, लेकिन उसके दुष्प्रभाव जो होंगे वो ज्यादा घातक होंगे। और ब्लैक फंगस एक बहुत ही सीरियस डिजीज है
और अराउंड 25-30% पेशेंट्स में ये काफी क्रिटिकल हो जाता है और कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इस सवाल के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहता हूं कि ओवर मेडिकेशन ना करें, मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह से करें और आउट ऑफ पैनिक जाकर ना करें, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में। जी डॉक्टर संजय, ये जो ब्लैक फंगस है, जिसे अगर हम भाषा में कहें कि मेडिकल की भाषा में कहें म्यूकोरमाइकोसिस है, तो क्या ये दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है क्या? या मैंने जैसा अभी प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हम लोग पहले जो म्यूकोरमाइकोसिस देखते थे वह डायबिटिक पेशेंट्स में देखते थे। आमतौर पर जिस पेशेंट की या जिस पर्सन की इम्यूनिटी ठीक है, डायबिटिक नहीं है या डायबिटिक है भी तो कंट्रोल डायबिटिक है, उसमें यह फंगस नहीं मिलता है। जी डॉक्टर, इसका कोरोना से क्या संबंध है? क्योंकि जब से कोरोना आया है उसके कुछ टाइम बाद से ये लगातार जो है इसके केसेस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। अभी हमने बताया कि कोरोना से इसके 3 जो डायरेक्ट रिलेशन जो ऐसा लगता है कि एक तो कोरोना के पेशेंट्स में वैसे ही इम्यूनिटी कम होती है और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कई बार उसमें सीवियर डिजीज होती है और उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा कारण है कि जो स्टेरॉयड का धड़ल्ले से यूज हो रहा है उससे शुगर अनियंत्रित होता है और इम्यूनिटी कम हो जाती है। और तीसरा, जब पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे रखते हैं वहाँ मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है और कई बार उसकी वजह से जो फंगस है वह नाक में या मुंह में चला जाता है और उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। जी डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि कोरोना के मरीज को डॉक्टर के परामर्श से ही स्टेरॉइड देना चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड्स की जो इस्तेमाल है वो लगातार इस कोरोना की बीमारी के दौरान बढ़ा है। इससे और क्या क्या साइड इफेक्ट होने के खतरे हो सकते हैं? स्टेरॉइड से सबसे बड़ा जो नुकसान है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार क्या है कि अगर पेशेंट सेल्फ आइसोलेशन में है, वहाँ मॉनिटरिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है और आपने उसको स्टेरॉइड दे दिया और ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सबसे बड़ा तो नुकसान वही है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि बाकी जो को इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कोरोना के पेशेंट में जैसे सैचुरेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, तो कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का डर होता है, जैसे निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है या अलग तरह के वायरस संक्रमित कर सकते हैं पेशेंट को, या बाकी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड तभी यूज करें जब उसकी जरूरत हो, उतना ही यूज करें जितनी जरूरत हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा डॉक्टर की देख रेख में यूज करें। जी डॉक्टर संजय, किसी व्यक्ति को कोरोना हो रखा है, वो कोरोना के साथ साथ इस ब्लैक फंगस या दूसरी अन्य बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा के रखेगा? सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है बचाने का कि अगर आपको कोरोना है और आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर पे एक नजर हमेशा रखें कि ब्लड शुगर कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। जी। और अगर ब्लड शुगर ज्यादा होता है और फिर अगर स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है तो हम ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हुए स्टेरॉइड देते हैं, और इस तरह का उपचार किसी डॉक्टर की देखरेख में ही हो सकता है। जी। तो इस बात को समझ लें कि कोरोना का उपचार जब भी करें, अगर बहुत ही माइल्ड सिम्टम है और घर पे रह के इलाज कर रहे हैं तो स्टेरॉइड की कोई जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर संजय, कोरोना से जूझ रहे लोग एक नई तरह की परेशानी का भी सामना कर रहे हैं। रिकवर होने के बाद कई मरीजों को जो है हृदय रोग हो रहा है या हृदय से संबंधित अन्य तरह के भी रोग हो रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हृदय रोग की वजह से कई यंग पेशेंट हमने देखे कि उनकी डेथ हो गई, कि रिकवर हो गए, सब ठीक चल रहा था, पर पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला था या डिस्चार्ज होकर घर आने वाला था, घर आ चुका था और उसके बाद अचानक उसकी डेथ हो गई। तो इसमें कई बार ब्लड थिनर्स का यूज करते हैं, लेकिन जैसा हमने अभी आपको बताया कि कोई भी उपचार देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ब्लड थिनर सारे पेशेंट में जरूरत नहीं है। हम कुछ मार्कर्स यूज करते हैं, जैसे कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे डी डाइमर है या आपको सीआरपी के टेस्ट्स हैं, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट्स को इसकी जरूरत है ब्लड थिनर की, या पेशेंट को पहले से कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या पेशेंट को कुछ
हार्ट के वॉल की प्रॉब्लम है, या पेशेंट एंजियोप्लास्टी या पेशेंट बाईपास सर्जरी करा चुका है, तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड थिनर पेशेंट पहले से ही ले रहा होता है। लेकिन कोरोना के समय कुछ पेशेंट्स में इसकी जरूरत होती है, सब में नहीं होती। तो आप उसको यूज अगर करना है तो डॉक्टर की सलाह से ही करें। जी डॉक्टर संजय, कोविड-19 के बाद हृदय संबंधी विकारों को हम कैसे पहचान सकते हैं? पहचानने का सबसे जो उत्तम तरीका है कि अगर पेशेंट को पहले से कोई कार्डिक इलनेस है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या वो कोई कार्डिक सर्जरी करा चुका है, या कोई स्टेंटिंग करा चुका है, या उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है कि बहुत ही यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हुए हैं, और या मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को कार्डिक हिस्ट्री है, उस कंडीशन में हमें ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और जैसा मैंने अभी बताया कि हम मेडिकल भाषा में अगर बताना चाहें तो हम कुछ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि किस पेशेंट्स में प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट का मतलब होता है कि वैसे पेशेंट जिनमें थ्रोम्बस बनने की या क्लॉटिंग होने के ज्यादा रिस्क होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि किस पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी डॉक्टर, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जिन फैमिलीज के अंदर हृदय संबंधी बीमारियां हैं, जैसा कि आपने कहा यंग एज में अगर वहां पे किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित बीमारी हुई है, उन लोगों को खास ख्याल रखना होगा। जी जी अच्छा डॉक्टर, एक सवाल यहाँ पे है कि भारत में जो है एक नया वेरिएंट जिसे कह रहे हैं B.1.617 जो है, इसकी वजह से भी भारत में केसेस बढ़े हैं। ऐसे में क्या ये जो वेरिएंट नया है, ये क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को री इन्फेक्ट भी कर सकता है? देखिए, अभी कई स्टडी जैसी आई है कि कोरोना के होने के बाद एंटीबॉडी कितने दिन रहती है। जैसे अभी मैं एक इटली की स्टडी पढ़ रहा था, उसमें था कि 8 महीने एंटीबॉडी रहता है। फिर एक मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टडी पढ़ रहा था, उसमें है कि 3 से 4 महीने तक एंटीबॉडी रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी एक साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है, किसी को नहीं पता है कि एंटीबॉडी कितने दिन रहता है, क्योंकि एंटीबॉडी मेजरमेंट के भी अलग तरीके होते हैं। कई लैब्स में जो एंटीबॉडी मेजरमेंट्स के तरीके होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं जी। क्योंकि एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं, जैसे बी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, टी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है। तो हर तरह की एंटीबॉडी मेजर करना बेसिकली हर लैब में पॉसिबल नहीं है। तो अगर जब तक कोई रोबस्ट स्टडी या बिल्कुल लार्ज पॉपुलेशन साइज पे स्टडी अगर नहीं आती है, ये बताना मुश्किल है कि एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती है। तो आपका जो सवाल है कि अगर एक नया वेरिएंट आता है तो पहले से इन्फेक्टेड इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं जी। एक अमेरिका में जो सीडीसी है उसकी गाइडलाइन है, उसमें है कि इसकी संभावना बहुत ही रेयर है कि विद इन 90 डेज पेशेंट को री इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी वेरिएंट से जी। 90 डेज के बाद हाँ एक थ्योरेटिकल रिस्क होता है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको एक इटली की स्टडी के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि जैसे लास्ट ईयर इटली में काफी बड़ा संक्रमण हुआ था, तो उन्होंने एक सीरियल स्टडी की थी पेशेंट्स के ऊपर 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के ऊपर। तो उसमें देखा गया कि मीन एक जो एंटीबॉडी था वो 8 महीने तक था पेशेंट के बॉडी में जी। तो जब तक एंटीबॉडी है तब तक री इन्फेक्शन का चांसेस कम है। जैसे इस बार भी हमने जो दिल्ली में इन्फेक्शन हुआ तो हमने देखा कि जिनको पहले इन्फेक्शन था उनको दोबारा हुआ इन्फेक्शन जी। लेकिन जो एक उसमें अच्छी बात क्या थी कि उनको बड़े माइल्ड इन्फेक्शन थे। जैसे मैंने कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे जिनको पिछली बार सीवियर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई या वेंटिलेटर पे चले गए, लेकिन इस बार जो इनको इन्फेक्शन हुआ बहुत ही माइल्ड था, 1-2 दिन फीवर, थोड़ा जुकाम और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो हो सकता है कि जो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है उनको प्रोटेक्ट कर रही हो। डॉक्टर संजय, अब री इन्फेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, नए वेरिएंट की जब बात हम कर रहे हैं, ऐसे में जो टीकाकरण हो रहा है, जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है भारत में, क्या वो इस पर पूरी तरह से प्रभावी है? देखिए, एक तो बहुत ही क्लियर है कि अभी आपने देखा होगा कि इस जो सेकंड वेव कह लीजिए या जो दिल्ली में 4th वेव कह लीजिए, इस पूरे जो पिछले 1-2 महीने में अगर आप देखते हैं तो वैक्सीनेशन ने
दो ग्रुप के लोगों को काफी फायदा पहुंचाया है। एक जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरा जो एल्डरली पॉपुलेशन, क्योंकि ये दो ग्रुप हैं जिनको सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है जी। तो बेशक कुछ केसेज हुए हैं जिनमें पेशेंट ने पूरी वैक्सीनेशन ली, उसके बावजूद भी इन्फेक्ट हुए या डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली हुआ है ऐसा, लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है कि काफी लोगों को बचाया भी है जी। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि गंगाराम में 30 डॉक्टर, एम्स में 50 डॉक्टर री इन्फेक्ट हो गए इन स्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल द वैक्सीन जी। लेकिन सब ठीक रहे, किसी को ऐसा सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि वैक्सीनेशन चाहे कितने भी वेरिएंट आ जाए, वैक्सीनेशन एक बेसिक प्रोटेक्शन आपको देता है, और वो प्रोटेक्शन हो सकता है कि आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है कि मॉडरेट हो जाए, लेकिन सीवियर डिजीज, वेंटिलेटर पे जाने की नौबत, डेथ, इससे काफी प्रोटेक्ट करता है जी। डॉक्टर संजय, अब आम जनता में देखा जा रहा है जब कुछ हफ्ते बाद हमारे पास तीसरा वैक्सीन भी जो है स्पुतनिक के तौर पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, तब जनता के पास, आम जनता के पास चॉइस होगी, क्या उसको वैक्सीन की टेक्निकलिटी में जाना चाहिए या वैक्सीन जो आसानी से उपलब्ध हो वो लगा लेना चाहिए? वैक्सीन की जो टेक्निकल बातें हैं वो उसको साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए, और जो उसको वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगाना चाहिए जी। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं भिवानी से प्रमोद, आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी उम्र 65 साल है जी। जी। और मेरे को जी 40 साल पहले सैपलिंग खराब हो गई थी, तिल्ली जी। क्या खराब हो गई? ऑपरेशन हुआ था तिल्ली अच्छा जी 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 जी। ऑपरेशन हुआ था जी। 40 साल हो गए, मेरे को प्लेटलेट्स नहीं बनते थे जी। अब नॉर्मल रहते हैं मेरे जी। तो मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ? और एक सवाल हो रहा है जी, मेरी घरवाली को टींडाजोल, मेट्राजोल लेने से उल्टी लग जाती है, रिएक्शन कर जाती है हमेशा जी। तो वो भी लगवा सकती है वैक्सीन? ये दो क्वेश्चन है। डॉक्टर संजय, तिल्ली का ऑपरेशन हुआ था, प्लेटलेट्स नहीं बनते थे, हालांकि अब सब ठीक है, क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? देखिए, प्रोग्राम के माध्यम से किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब देना सही नहीं है जी कि ये वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इनका जो सवाल है उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं जी। दूसरा सवाल देता है, इनकी वाइफ जो है उनको मेट्राजोल से एलर्जी है, तो वो भी क्या वैक्सीन के पात्र हैं क्या? देखिए, जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो पेशेंट को 30 मिनट्स ऑब्जर्व करते हैं जी, यह देखने के लिए कि पेशेंट को वैक्सीन से एलर्जी है या नहीं जी। तो अगर किसी को एक पर्टिकुलर दवा से एलर्जी है तो वो वैक्सीन लगा सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि जब वो वैक्सीन सेंटर पे जाए तो इस बात को बताए और जो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है उसको फॉलो करे जी। तो ये बहुत जरूरी है, अगर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन होना होगा तो विद इन 30 मिनट्स वो हो जाएगा और आपको पता लग सकता है। इस बीच हमारे अगले श्रोता जो है उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी, आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, अगर हम दोनों डोज ले लेते हैं और उसके बाद हम कोरोना से पॉजिटिव निकल जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी जी? और इसका निवारण क्या है? जी डॉक्टर संजय, ये एक आम समस्या आ रही है, एक आम सवाल आ रहा है जनता के बीच में कि वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ऐसे में क्या सावधानियां लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सावधानियां और ट्रीटमेंट वही है जो बिना वैक्सीन के कोविड का है, लेकिन अंतर यह है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको माइल्ड कोविड होगा और उसका इलाज घर पे रह के भी हो सकता है जी। डॉक्टर, अभी देखा गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच जो है जो अंतराल जो है काफी बढ़ा दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, एक लैंसेट में स्टडी आई थी, उसमें यह देखा गया था कि अगर वैक्सीन का अंतराल 3 महीने का होता है तो वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है वो बेहतर होती है जी। और उसी के बेसिस पे ब्रिटिश गाइडलाइन आई कि 77 डेज टू 84 डेज के बीच में वैक्सीन
लगाना चालू हुआ। अभी एक फाइजर की भी स्टडी आई है जी, उसमें भी है कि 3 महीने के बाद एंटीबॉडी ज्यादा बेटर बनती है। इन्हीं सब स्टडीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले गाइडलाइंस को थोड़ा रिवाइज किया, 6 to 8 वीक्स किया और अभी 3 to 4 मंथ्स किया है जी। तो जैसे जैसे बेसिकली कोविड-19 वायरस सिर्फ 1.5 साल पुराना है, हमें इसके बाद और वैक्सीन 6 महीने पुराना है जी। तो जैसे जैसे जानकारियां आती जाती हैं वैसे वैसे नॉलेज को अपडेट किया जाता है जी। डॉक्टर, हमारे साथ सोशल मीडिया से भी हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे एक श्रोता है, वो जानना चाहते हैं कि मेरी माताजी को सोरायसिस और आंतों में सूजन की दिक्कत है, तो क्या उन्हें कोरोना का वैक्सीन लगवाया जा सकता है? देखिए, अभी प्रोग्राम के पहले में हमने बताया कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देना प्रोग्राम में संभव नहीं है जी। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि जब आप वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ इन बातों को बताएं और 30 मिनट्स का जो पीरियड है उसको वेट करें। और अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो आप उसको बताएं कि हम ब्लड थिनर ले रहे हैं, या कोई अगर आप और बीमारी से ग्रसित हैं तो उसको बताएं। तो अगर उससे संबंधित कोई अगर वहाँ पे प्रिकॉशन लेना होगा तो जो टीम बैठी है वो लेगी उसका प्रिकॉशन। जी। हमारे अगले श्रोता हैं हिसार से सीताराम बेरवाल। आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। कार्यक्रम में बेरवाल साहब, स्वागत है आपका। हाँ जी, सीताराम बेरवाल हिसार हरियाणा से बात कर रहे हैं जी। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं जी। जी कहिए। और मैं पिछले साल से आपका ये कार्यक्रम लगातार 15-16 महीने से सुनता आ रहा हूँ जी, धन्यवाद। उसमें एक तो ये सवाल है जी, जो अपना CSIR है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जी, उसने ये कहा है कि शाकाहारियों को कोरोना कम होता है मांसाहारियों की अपेक्षा, और साथ ही साथ ये बोला है कि जो धूम्रपान करते हैं उन लोगों को कोरोना का संक्रमण होता है जी। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी इससे व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जी। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया होगा कि आम आदमी में पहले कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी और वैक्सीन लगने के बाद कितनी वो बढ़ी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक सामान्य व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? धन्यवाद जी। डॉक्टर संजय, 2 प्रश्न हैं इनके। पहला प्रश्न हम लेते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी, अगर एक कहते हैं कि किसी स्टडी से इन्होंने पढ़ा है या CSIR का कोई स्टेटमेंट है कि शाकाहारियों को कम और मांसाहारियों को ज्यादा होता है, क्या ऐसा भी है? देखिए, ऐसा है कि आप रोज अगर साइंटिफिक लिटरेचर देखें तो इस तरह के स्टडीज आते रहते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी, मेल फीमेल। तो इसमें जब तक कोई लार्ज पॉपुलेशन साइज पे और अलग अलग एथनिक ग्रुप को मिला के स्टडी नहीं होगी, कुछ भी कंक्लूजन आप डिराइव नहीं कर सकते। तो आप इस तरह की न्यूज को पढ़ लें और पढ़ के बस उसको आप अपने आप को समझा लें कि हाँ ठीक है, अगर आप शाकाहारी भोजन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो मांसाहारी भोजन ले रहा है वो शाकाहारी में कन्वर्ट हो जाए। ये आपका डाइटरी चॉइस है जी। और डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि धूम्रपान वाले जो व्यक्ति हैं, क्या उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कोरोना होने के? देखिए, धूम्रपान जो है, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक धूम्रपान करते हैं तो आपके फेफड़े वैसे ही खराब हो जाते हैं जी। तो और आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर कि आपके फेफड़े पहले से खराब है, लंग कैपेसिटी कम है और आपको कोविड होता है और मान लीजिए रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा सिक होंगे। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। कुल मिला के अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी स्थिति में या तो उसे बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, तो आपको इन्फेक्शन का खतरा या उसकी सीरियसनेस उतनी ज्यादा नहीं होगी। जी डॉक्टर। यस डॉक्टर, इनका अगला सवाल था, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पूछना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मापा जा सके, जांचा जा सके? देखिए, ऐसा है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो काफी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि
किसी इंसान में किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता होगी, दूसरे में दूसरे के लिए होगी, और कई सारी चीजें जो है आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो इसको मेजर तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मेजर नहीं कर सकते, और इसको मेजर करने का कोई मतलब भी नहीं है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं बिहार से, मुजफ्फरपुर से प्रियांश। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरी माँ को कोविड सिम्टम हुआ था। तो आज वो पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। फीवर भी लगभग 2 वीक से नहीं आया है। लेकिन उन्हें खांसी कभी कभी बहुत तेज होने लगता है। जी, डॉक्टर कोविड से रिकवर हो चुकी हैं इनकी माता जी, और 2 वीक हुए हो चुके हैं, लेकिन खांसी से वो पूरी तरह से निजात नहीं पा रही हैं। हाँ जी, इनका सवाल अच्छा सवाल है, क्योंकि ये काफी कॉमन सिम्टम है। तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान न हो। कई मरीजों में खांसी काफी लंबा चलता है। हमने तो देखा है कुछ पेशेंट 2-2 महीने से तक उनको खांसी होती है। तो खांसी बस यह बताता है कि आप कोरोना से रिकवर हो गए हैं, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपने फिजिशियन से बात करके अगर आपको जरूरत है कफ सिरप लेने की या कोई और दवा लेने की तो आप ले सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको कोरोना दोबारा होगा या आप रिकवर नहीं करेंगे, उसका खांसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फीवर नहीं है 2 हफ्ते से तो बहुत अच्छा संकेत है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने फिजिशियन से बात करें, और उम्मीद है कि खांसी भी जल्द ही दूर हो जाएगा। पर डॉक्टर, अगर लगातार उनको खांसी आ रही है तो क्या वो शरीर के किसी और हिस्से को भी इफेक्ट कर सकती है? देखिए, अगर खांसी बहुत ज्यादा आ रही है और आपने बहुत जोर से खांसी की, तो कई बार हमने देखा है कि खांसी में तो बलगम आ सकता है, या बलगम में थोड़ा खून आ सकता है, तो उसको देख के पेशेंट घबरा जाता है। जी। तो यह बहुत जरूरी है कि ये देखना कि खांसी अगर इनका कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाएं, और अगर कोई जांच की जरूरत है या कोई और आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हो सकता है। मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे अगले श्रोता हैं खालिद महमूद, जम्मू कश्मीर से। आइए सुनते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। खालिद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वागत सर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरा सवाल यह है, हेल्थ का मरीज को हमने वैक्सीनेशन करानी है सर, इसमें क्या हो सकता है सर? सवाल लेना था। जी, आपने क्या कराना है? वैक्सीन? जी सर, हेड का मरीज है सर, हेड का। जी, ये मस्तिष्क के रोगी हैं, हेड के मरीज हैं, और ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। डॉक्टर, फिर वही सवाल, क्या ये लगा सकते हैं वैक्सीन? देखिए, इन्होंने बताया नहीं कि हेड के पेशेंट है तो क्या है, लेकिन मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग सकता है। जी। वैक्सीन नहीं लगाने के कारण बहुत ही कम है। तो मेरे ख्याल से इनको वैक्सीन लग सकता है, लेकिन जो भी इनको बीमारी है वैक्सीन सेंटर पे जाने के समय इसको डिस्क्लोज करें, बताएं। जी। और अगर कोई सुरक्षा लेनी हो या कोई और पहले से कोई प्रिकॉशन लेना हो तो लिया जाता है। डॉक्टर संजय, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मुश्किल समय है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 1 सप्ताह का ग्राफ अगर आप देखें तो करीब 1 लाख केसेस कम हुए हैं। पहले 4 लाख हो रहे थे, अब 3 लाख हो रहे हैं। दिल्ली का ग्राफ तो बड़ा अच्छा है कि 30,000 से हम 6,000 पे आ गए। आज 6,000 केसेज आए हैं। तो हम अब इस मुश्किल समय से निकल रहे हैं। धीरज रखने की जरूरत है, सरकार से सहयोग करने की जरूरत है, और जब भी आपका वैक्सीनेशन का नंबर आए आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जी, डॉक्टर संजय, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए और प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल रात 9 बजे कल फिर मुलाकात हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।